नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। दोस्तों, इससे पहले कि इस गल्फ वॉर में क्या होने वाला है, ये जिस तरह से युद्ध छिड़ा है और इसके अलग अलग डायनामिक्स कैसे हैं और अंततोगत्वा अमेरिका काफ़ी सारा नुकसान भुगतने के बावजूद, नेटो ताकतों के धोखे के बावजूद क्या ईरान में सत्ता पलट कर पाएगा? क्या ईरान अब अपना एक डेस्परेट टैक्टिक अपना रहा है कि वो आसपास के अपने ही देशों में, अपने ही मुस्लिम देशों में वो इस तरह के प्रहार कर रहा है कि एलपीजी फैसिलिटीज़, ऑयल रिफाइनरीज़ को इतना आघात पहुंच रहा है जिसकी वजह से विश्व में एक बहुत बड़ा तेल का क्राइसिस होने वाला है। इसका कारण क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक बात आपको बता दूं कि अभी जब हम बात कर रहे हैं, आप अगर जाके देखेंगे तो पिछली बार जो आपने फुल टैंक कराया था या पेट्रोल भरवाया था और आज जब आप पेट्रोल भरवाएंगे तो दाम बदले नहीं हैं। इस युद्ध को 17-18 दिन हो चुके हैं, लेकिन भारत के अंदर पेट्रोल के दाम बदले नहीं हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि अब मैं आपको कुछ आंकड़े गिनाता हूँ। लाओस में पेट्रोल के दाम 33% बढ़ चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में 32.5% बढ़े हैं, वियतनाम में 32% बढ़ा है, पाकिस्तान में 25% बढ़ा है, यूएसए में, अमेरिका जो खुद बड़ा एक तेल को एक्सपोर्ट करता है और खुद तेल अपना बनाता है, वहाँ पर भी 23.5% दाम बढ़ चुके हैं। कंबोडिया में करीब 20% बढ़े हैं, कनाडा में 17.5%, जर्मनी में 12.5%, लेबनान में 11.5%, करीब 12%, चीन में भी 10% से ज़्यादा तेल के दाम बढ़े हैं। फ्रांस, तुर्की, यूएई, जापान, सब जगह, सब देशों में तेल के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ा है, लेकिन भारत में अभी तक ये दाम ऊपर नहीं बढ़ा है, गए नहीं हैं। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कितना इसको अब्जॉर्ब कर पाएंगी और भारत के पास कितना रिजर्व बचता है और भारत कहाँ से कितना इंपोर्ट कर पाता है क्रूड, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना आप संभल के तैयार रहिएगा कि आने वाले दिनों में भारत में भी तेल के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर जाएंगे। और इसका रीज़न ये है कि फ़िलहाल भारत क्रूड $136 पर बैरल के दाम पर ही तेल खरीद रहा है। तो जब आप $136 के दाम पर खरीद रहे हो, जबकि आपसे कुछ दिन पहले या एक महीने पहले तक आप $60 से $65 प्रति बैरल पर खरीद रहे थे, तो इसका खामियाजा या इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो दिखेगा। अब क्रूड ऑयल से सब कुछ निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है, प्रोपेन, ब्यूटेन भी निकलता है, जो कि एलपीजी में चला जाता है। अलग अलग लेवल, अलग अलग टेम्परेचर पर क्रूड के अंदर से जब तक लास्ट में स्लैग होता है, जो वेस्ट हो जाता है, उसमें से अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ ईंधन निकालने का काम की प्रक्रिया चलती है। अब एक और बात है कि ईरान के इस अटैक की वजह से बहरीन ने एलपीजी बनाना बंद कर दिया, कतर ने एलपीजी बनाना बंद कर दिया, बहरीन ने अपनी ऑयल रिफाइनरीज भी बंद कर दी, कुवैत की ऑयल रिफाइनरीज में आग लग रही है, यूएई की रिफाइनरीज में, रास खनूरा जो कि बहुत बड़ा रिफाइनरी था सऊदी अरब का, वहाँ पर भी तकलीफ़ हो रही है, वहाँ प्रोडक्शन बंद हुआ है। अब इनके 15 दिन प्रोडक्शन बंद करने की वजह से जब तक ये फिर से अपनी कैपेसिटीज़ को शुरू करेंगे और जब तक ये सारे ऑयल टैंकर्स फिर से आकर के रीलोड होकर के सारी क्रूड ऑयल को या रिफाइनरी से एलपीजी को, एलएनजी को लेकर के अन्य देशों तक जाएंगे, कम से कम 5 से 6 महीने का लैग लग सकता है, समय लग सकता है कि परिस्थितियां वापस उस लेवल पर आकर सुधर जाएं। इस बीच में अगले 6 महीने के अंदर बहुत सारी आर्थिक स्ट्रक्चर्स, देशों की इकोनॉमीज़ इसकी वजह से काफ़ी चरमरा जा सकती हैं और भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। देखिए, अभी आप जाइएगा नीचे तो चाय के दाम 10 रुपये से 15 रुपये हो गए हैं। कई जगह आप अगर जो लोकल रोज़ चाट है या छोले कुलचे आप 20 रुपये के खाते थे, अब वो 25 रुपये या 30 रुपये के हो गए हैं। कई रेस्टोरेंट्स ने रेगुलर जो अपना बर्नर ऑन करके डोसा बनाकर आपको खिलाते थे, अब डोसा नहीं कहते हैं, आप सही है इडली या उपमा खा लीजिए। क्यों? क्योंकि वो सब ईंधन बचा रहे हैं और सबके लिए कमर्शियल गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। अगर आप डोमेस्टिक गैस ले रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आप एक सिलेंडर एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो उस एक्स्ट्रा सिलेंडर के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग का चक्कर चल रहा है। हाँ, जिनकी पाइप नेचुरल गैस है उनको अभी तक कोई असुविधा नहीं हुई है और सरकार ने कहा है कि अगर आपकी पाइप नेचुरल गैस है तो आपके पास गैस आता रहेगा, आपको गैस की किल्लत महसूस नहीं होगी। लेकिन
इस युद्ध के अंदर ईरान क्यों अब अपने सारे आसपास के देशों के ऑयल डिपोज पर अटैक कर रहा है? क्योंकि अमेरिका ने खुद उसके खर्ग आइलैंड पर अपने ही मरीन्स को उतारने का फैसला कर दिया है। ये खर्ग आइलैंड कहाँ है? ये खर्ग आइलैंड खाड़ी में है। ये खर्ग आइलैंड ऐसी जगह है जहाँ पर ईरान के सारे पाइपलाइंस आकर के वहाँ रुकते हैं और एक छोटा सा टापू है, छोटा सा द्वीप है, लेकिन सबसे बड़ी स्टोरेज फैसिलिटी खर्ग आइलैंड में ईरान की है। और सबसे बड़ी बात कि ये आइलैंड, ये द्वीप गहरे पानी में है। तो खर्ग आइलैंड का जो पोर्ट है वो डीप वाटर पोर्ट कहते हैं। तो इसमें जो बड़े बड़े तेल के टैंकर हैं, चाहे वो चीन से आ रहे हों, रूस से आ रहे हों या फिर उनकी शैडो फ्लीट हो जो गहरे पानी में तैरती हैं, वो सीधा पोर्ट के अंदर आ सकती हैं। उन पर तेल के बैरल लोड हो सकते हैं और वो फटाफट निकल के जा सकते हैं। तो एक दिन के अंदर ही ये बैरल डॉकिंग, अनडॉकिंग, डॉकिंग, लोडिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। तो एक टाइम पर खर्ग आइलैंड में 30 मिलियन बैरल से ज़्यादा तेल हो सकता है और कई रिफाइनरीज की पाइपलाइन सीधा वहाँ पर आती हैं, क्योंकि वहीं पर एक बॉटलिंग या बैरलिंग एरिया है जहाँ पर उसकी फिलिंग भी होती है। इसको यूएस ने कहा है कि हम इसको तोड़ेंगे। यहाँ पर उन्होंने बम बरसाए हैं और वहाँ की लिंक्स को तोड़ने की कोशिश की है और आईआरजीसी के कमांड को वहाँ से हटाने की कोशिश की है। और ये वो एक जगह है जिसको यूएस बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि अपने मरीन डाल करके, गिरा करके, वहाँ पहुँचा करके इसको सिक्योर करना चाहता है। क्योंकि यूएस का मानना है कि अगर इस तेल के इस टापू को अगर हमने कब्जा कर लिया तो ईरान के पैसे बंद हो जाएंगे। ईरान तेल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। चीन के पास उसके 400 वेसल्स हैं जो शैडो फ्लीट्स हैं, उस पर भी कोई तेल ही नहीं जा पाएगा। तो आप कैसे पैसा कमाएंगे? तेल जाएगा नहीं तो पैसा वापस घूम के उनके शमकानी नेटवर्क और पूरा जो दुनिया भर के अंदर उनका पैसा घुमाने का जो एक बहुत बड़ा वेब है जिसको मुस्तफा खमेनी संभालते हैं, उसके थ्रू पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा तो आप युद्ध कैसे लड़िएगा? और वैसे ही ईरान के लोगों के बीच में त्राहिमाम हुआ पड़ा हुआ है, क्योंकि युद्ध से पहले ही एक डॉलर पर 12.5 लाख से ज़्यादा रियाल का दाम हो गया था। यानी कि $1 के लिए ईरान को 12.5 लाख रियाल देने पड़ रहे थे। तो यानी वहाँ पर आम चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यहाँ तक कि ईरान की जो सत्ता है वो लोगों को कह रही थी कि हम आपको $2 प्रति माह देंगे ताकि आप अपना खर्चा निकाल लें। आप सोच लीजिए कि ये वहाँ पर हालत ख़राब ऐसी है। तो लोगों के बीच का त्राहिमाम भी बाहर निकल के आएगा। तो ईरान एक ऐसे पसोपेश में है जहां वो डेस्परेट हो गया है। अली लारीजानी के मारे जाने के बाद, उनके बेटे जो बसिज और कुड्स फोर्स में काफ़ी बड़ी कमांड में थे उसके मारे जाने के बाद, बसिज के मेन कमांडर के मारे जाने के बाद और मुज्तबा खमेनी के बहुत ज़्यादा गहरे चोटिल होने के बाद की वजह से ईरान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनके मोज़ेक डॉक्ट्रिन में भी लीडरशिप का अभाव है कि सेंट्रल कमांड वहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं भेज रहा और लोकल कमांड एक लेवल के बाद सकपका गई है कि भाई हम आगे इसके करें क्या, क्योंकि उनके पास असला है, उनके पास तरीका है, उनके पास गोरिल्ला वॉरफेयर को जारी रखने के, अपने अपने इलाकों में जारी रखने के तरीके हैं, ये हैं। लेकिन एक लार्जर विजन जो आयतुल्लाह अली खमेनी लिख के चले गए, उसके बाद अब हमें आज की परिस्थिति में क्या करना है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। और अली लारीजानी एक तरह से वहाँ की जो नेवी है, वहाँ का न्यूक्लियर आर्सेनल है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, इस सब को वो कंट्रोल कर रहे थे। तो उनका, उनके परिवार के साथ सबका मर जाना, इसकी वजह से वहाँ पर एक लीडरशिप का वैक्यूम है। और आईआरजीसी में कह रहे हैं कि दो फाड़ हो रखी है इस वक्त कि कौन अगला लीडर बनेगा, कौन कमान संभालेगा। इसमें वहाँ पर काफ़ी मतभेद है। पहले ही आईआरजीसी और ईरान की चुनी हुई सरकार में भी मतभेद निकल के आए हैं, क्योंकि वॉर टाइम में आईआरजीसी यानी कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ये कंट्रोल ले लेती है और सरकार के चाहे जो भी नुमाइंदे हों उनको आईआरजीसी के इशारे पर चलना पड़ता है। वो अपनी बात, अपना मत अलग से नहीं रख सकते। और यहाँ पर भी दो मत हैं। ईरान की सरकार, चुनी हुई सरकार, नहीं चाहती कि आसपास के अरब देशों में ईरान हमले करे, क्योंकि उनको लगता है कि मुस्लिम देशों में फिर मतभेद हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी और ईरान पूरी तरह से अकेला पड़ जाएगा। क्रिश्चियन जियोनिस्ट फोर्सेस के खिलाफ लड़ते वक्त उसे मुस्लिम एकता की ज़रूरत है। ये मुस्लिम एकता टूटेगी अगर ईरान की आईआरजीसी ऐसे आसपास के अरब देशों के ऑयल और गैस रिजर्व्स पर अटैक करे।
लेकिन आईआरजीसी का कहना है कि हमें तो ये कमांड दिया गया है क्योंकि मुस्तफा खमेनी की तरफ से लिखित फरमान आया है कि देखो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा और अगर आसपास के देश हमारा समर्थन नहीं करते और यूएस के एयरबेसेस वहाँ से ऑपरेट करते हैं और वहाँ से हमारे खिलाफ कुछ भी लॉन्च होता है तो वो भी हमारा दुश्मन माना जाएगा, उसके खिलाफ भी हम ऐसा ही बर्ताव करेंगे। अब क्योंकि ऐसी बात लिख के आ गई है तो आईआरजीसी के इस कमांड को और सुप्रीम नेता के कमांड को अगर आईआरजीसी मानती है तो वहां पर भी मतभेद है, दो फाड़ है और इसकी वजह से पहली बार युद्ध के 17वें दिन ईरान की रिजीम डगमगाती हुई लग रही है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, क्योंकि मोज़ेक डॉक्ट्रिन है, यानी कि हर कमांड लोकलाइज्ड है, 31 ऐसे लोकल कमांड हैं और ये अपने पास, उनके पास इतना असला, बारूद, लोग और एक तरीका है युद्ध लड़ने का और वो लड़ते रहेंगे। तो जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल अभी भी छोड़ रहा है, जिसके पास ड्रोन है वो ड्रोन भी छोड़ रहा है और वो अपनी अपनी स्वतः इंडिपेंडेंट युद्ध नीति बना रहा है। और इसलिए अभी भी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल बरस रहे हैं क्योंकि उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स की खेप कम हुई है, खत्म नहीं हुई है। ड्रोन्स, कामिकाजी ड्रोन्स, शायद 101, शायद 136, हदीद, ये सारे ड्रोन्स काफ़ी कारगर ड्रोन्स हैं, लो कॉस्ट ड्रोन्स हैं और इसकी कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख ड्रोन्स की खेप ऑलरेडी ईरान के पास पड़ी है और इन ड्रोन्स का भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसी रिफाइनरीज पर जाकर फूटने के लिए, बरसने के लिए और वहाँ आग लगाने के लिए। देखिए, तेल में तो बस एक माचिस की तीली काफ़ी है, 50 पैसे में आप ऐसी आग लगा सकते हैं कि लाखों अरबों करोड़ों रुपए का जो तेल है वो जल जाए। यहाँ तो ड्रोन भेज रहे हैं जिसके अंदर कम से कम 50 किलो का असला है और एक रिफाइनरी पे जाकर टूटता है, आग लगती है, आग फैलती है, बस नुकसान जो होना है होना है और रिफाइनरी बंद। जैसे ही रिफाइनरी बंद तो वहाँ की माली व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था ठप, एक्सपोर्ट्स ठप और उसकी वजह से बाकी देशों पर भी तकलीफ। अब ईरान की ये सोच है कि ऐसे सभी देशों को और दुनिया भर में इस तरह के तेल की किल्लत पैदा कर करके तकलीफ पहुँचा करके किसी तरह से वो ट्रंप पर प्रेशर बनाए अन्य देशों द्वारा कि ईरान से पीछे हट जाएं। अब आप देखेंगे नैरेटिव ऐसा चल रहा है कि ट्रंप और ईरान दोनों इजराइल द्वारा फंसाए गए हैं इस युद्ध में, इजराइल को विलेन बनाने की कोशिश की जा रही है। वो अलग बात है और उसके अलग कारण है, लेकिन मैं आपको बता दूं कई सारे गल्फ के अरबी देश भी थे जो चाहते थे कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल पावर ना बने, ईरान के पास 8000 मिसाइल्स की खेप ना बन पाए और ईरान सबसे ताकतवर मुस्लिम देश ना बने। इसके लिए बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देश थे जो खुद ट्रंप पर प्रेशर बना रहे थे कि भैया हम तो नहीं कर सकते, तुम हमारे लिए कर दो। और इजराइल भी प्रेशर बना रहा था ये कह के कि जिस दिन ईरान ने ठान लिया 2027 का लक्ष्य अयतोला खोमेनी ने दिया था, 8000 बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर प्रोग्राम को आप तैयार रखो ताकि हम बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दें इजराइल की तरफ, इजराइल को बर्बाद कर दें, इजराइल को खत्म कर दें और कोई हम पर आक्रमण ना करे क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर बन जाएं। ये प्लान था, ऐसा इजराइल कह रहा है। इसी तर्ज पर कहीं ना कहीं भाषण भी अयतोला खोमेनी ने दिया था और एक क्लॉक टावर पर लिखा था डेथ टू इजराइल और 2027 की एक तारीख भी उस पर लिखी हुई थी। और इसी को देख करके इजराइल ने कहा कि देखिए अभी नहीं करेंगे तो हम सब मरेंगे। और यही बात ट्रंप भी कह रहे हैं कि एक इमिनेंट थ्रेट है कि आज हम नहीं करते तो 3 साल बाद ईरान इतना ताकतवर हो जाता कि हम नहीं कर पाते और उस वक्त लोग कहते तुम्हें पता था, तुम कर सकते थे, तुमने नहीं किया। हालांकि ईरान अमेरिका के अंदर ही उनके नेशनल काउंटर टेररिज्म चीफ ने छोड़ दिया कहकर कि भाई ईरान से कोई थ्रेट नहीं था। तुलसी गैबार्ड और पीट हेग्सेथ अलग अलग बातें कह रहे हैं, अलग अलग टोन से कह रहे हैं कि ट्रंप को लगता था इमिनेंट थ्रेट है, हमें तो नहीं लगता था। इस तरह की बातें कही जा रही हैं और इसलिए ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के अंदर भी एक यूनानिमस ओपिनियन नहीं है, कि एक यूनाइटेड ओपिनियन नहीं है कि हमें यह युद्ध लड़ना चाहिए या नहीं। हालांकि ट्रंप का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर लग रहा है। देखिए, ट्रंप ने इस युद्ध की शुरुआत में कहा था मुझे 4 हफ्ते लगेंगे। 4 हफ्ते अगर आप पकड़ें तो 28 से 30 दिन लगते हैं। आज 17वां दिन है। ट्रंप कह रहे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स उसी तरफ जा रहे हैं जहां मेरा ऑब्जेक्टिव था। 30 दिन के बाद क्या ट्रंप कहते हैं और 30 दिन के बाद ईरान की क्या हालत होती है और अमेरिका कहां होता है, ये देखने वाली बात है। हालांकि सबसे बड़ा और सबसे अहम बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अभी फिलहाल किसका कब्जा है। भारत के भी 22 नाव अभी छुपे फंसे हुए हैं वहां पर, क्योंकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है देखिए इतने मिसाइल चल रहे हैं, अभी आप अपनी नावें ना निकालें, अभी आप अपनी शिप्स ना निकालें। जब तक वो 22 शिप यहां नहीं पहुंचती भारत भी थोड़ा कराहेगा,
थोड़ा घबराएगा, थोड़ा उसको भी चिंता होगी, क्योंकि अभी 50 दिन की हमारी सिक्योरिटी है। वो 22 नाव अगर इस तरफ आ जाती हैं तो शायद वो सिक्योरिटी बढ़ करके 80 दिन हो जाए, और जिससे कि हमें भी थोड़ा समय मिल जाए इस वॉर से अपने आप को उबार के रखने का और इंसुलेट करके रखने का। वरना भैया गैस के दाम, तेल के दाम, पेट्रोल के दाम भारत में भी बढ़ेंगे, बहुत जल्द बढ़ेंगे। यह युद्ध कितनी जल्दी समाप्त होगा, खर्ग आइलैंड पर किसका कब्जा होता है, और हॉर्मुज पर अगले 3 दिन के अंदर क्या अमेरिका अपना वर्चस्व जमा पाता है, ईरान की कमर तोड़ पाता है, इस पर डिसाइड होगा। सब कुछ इसी पर निर्भर है कि 20 से, आज 17वां दिन है, 20 से 25 दिन, युद्ध के 20वें और 25वें दिन के बीच में क्या घटता है, उसी से समझ में आएगा। फिलहाल दोनों पर प्रेशर है। बैकफुट पर ज्यादा ईरान है, क्योंकि लीडरशिप वैक्यूम है, असला खत्म हो रहा है, पैसा बंद हो रहा है और वो आइसोलेट हो रहा है। लेकिन ट्रंप पर भी बहुत प्रेशर है, क्योंकि डोमेस्टिक पॉपुलेशन उसकी और डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी उसकी युद्ध नहीं चाहती, उसकी लीडरशिप में भी, गवर्नमेंट में भी तकलीफ है, और नेटो एलाइज उसकी मदद नहीं कर रहे। तो प्रेशर दोनों पर है। पहले कौन ब्लिंक करता है, पहले कौन झिझकता है और पहले कौन क्रैक होता है, इसी पर यह युद्ध टिका हुआ है। 20वें और 25वें दिन के बीच में इसका फैसला होना कहीं ना कहीं संभवतः लाजमी है, होगा भी। ऐसा ही इस वक्त एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। इनसाइड स्टोरी में फिलहाल इतना ही। नमस्ते।